तो डियर स्टूडेंट, आज पावर प्लांट के लेक्चर में मैं सुदर्शन प्रसाद आपको लखनऊ पॉलिटेक्निक लखनऊ संस्था से नए टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने जा रहा हूं। थर्मोडायनेमिक साइकिल को दो भागों में क्लासिफाइड किया गया था, वेपर पावर साइकिल और गैस पावर साइकिल। तो वेपर पावर साइकिल के बारे में हमने आपसे डिस्कस किया। उसमें जितने भी मेथड थे, जो प्रोसेस थे, वो सारी चीजें आप लोगों को बताई। अब गैस पावर साइकिल में स्पार्क इग्निशन साइकिल के बारे में पढ़ रहे थे, वो भी फिनिश हो चुका है। कंप्रेशन इग्निशन साइकिल के बारे में पढ़ रहे थे, वो भी खत्म हो चुका है। और आज का टॉपिक है हमारा उसमें गैस टरबाइन साइकिल। ठीक है, तो आज के लेक्चर में आपको गैस टरबाइन साइकिल के बारे में बताना है। आइए गैस पावर टरबाइन साइकिल के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर इसके बाद ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो जाएगा आपका। तो देखिए, साथ साथ में नोट डाउन भी करते चलिएगा। गैस टरबाइन जो बेसिकली जूल या ब्रेटन चक्र पर आधारित होता है। जूल या ब्रेटन साइकिल पर बेस्ड है। ठीक है, ये दो निम्नलिखित प्रकार के हैं। ये निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ओपन साइकिल और एक होता है क्लोज साइकिल। ठीक है, एक हुआ आपका ओपन साइकिल और दूसरा हो गया क्लोज साइकिल। आइए देखते हैं यहाँ पे ओपन साइकिल और क्लोज साइकिल को। तो ओपन साइकिल का डिजाइन कैसा होता है और क्लोज साइकिल का डिजाइन कैसा होता है। ठीक है, तो देखिए हेडिंग डालते हैं ओपन साइकिल चक्र। यहाँ पे ओपन साइकिल के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इस साइकिल में वायुमंडलीय दाब पर वायु का सक्शन होता है। इस साइकिल में एटमॉस्फेरिक एयर का सक्शन होता है। सक्शन तथा कंप्रेशन यानी कि चूषण। तो सक्शन का मतलब होता है चूषण यानी सक करना, और कंप्रेशन का मतलब है कंप्रेस करना। ठीक है, संपीड़ित करना। ठीक है सर, वो ब्रेटन क्या लिखा है सर? ब्रेटन साइकिल, एक जिस वैज्ञानिक ने इस चीज की खोज की, इस साइकिल की, तो उन्हीं के नाम पर इसे ब्रेटन साइकिल का नाम दे दिया गया। ठीक है, तो गैस टरबाइन को जूल या ब्रेटन साइकिल पर बेस्ड है, यानी पर आधारित है। हिंदी में लिख लीजिए, आधारित है। ठीक है, तो साइकिल पर आधारित है। ठीक है, तो ये दो प्रकार के साइकिल होते हैं, एक ओपन साइकिल होता है, क्लोज साइकिल होता है। तो इस साइकिल में एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक वायुमंडलीय दाब पर एयर का सक्शन होता है। ठीक है, वायुमंडलीय वायु का सक्शन होता है तथा कंप्रेसर यानी कि संपीड़क में, कंप्रेसर में कंप्रेस्ड किया जाता है। कंप्रेस्ड किया जाता है। ठीक है, कंप्रेस्ड एयर को कंब्यूशन चैम्बर यानी दहन कक्ष
कंप्रेस्ड एयर को कंबशन चैम्बर में हीट प्रदान किया जाता है, ऊष्मा प्रदान किया जाता है, जिसके फलस्वरूप क्या परिणाम उत्पन्न होकर आता है कि गैसों का प्रसार, जिसके फलस्वरूप गैसों का एक्सपेंशन टरबाइन में होता है। भाई कंप्रेस्ड होने के बाद ये गैसें कहाँ जाएंगी, फिर हमारे टरबाइन में जाएंगी, और टरबाइन में जाने के बाद इस गैस का क्या होता है, एक्सपेंशन होता है, प्रसार होता है। उपयोग के बाद इन गैसों का निकास वायुमंडल में कर दिया जाता है। उपयोग के बाद इन गैसों को वायुमंडल में निष्कासित कर देते हैं, ठीक है। तो इन गैसों को वायुमंडल में भेज देते हैं। अब इस चक्र की साधारण व्यवस्था को हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं कि इस साइकिल में कैसे काम करती है। तो आइए हम देखते हैं कि हमारे पास, सर ये कंप्रेस्ड एयर से समझा दीजिए, कंप्रेस्ड एयर को कंबशन चैम्बर में हीट प्रदान। हाँ देखिए, जैसे कि हमारे पास सिलेंडर है, ठीक है। इस सिलेंडर में क्या हुआ, एयर इन किया, एयर इन करने के बाद इस एयर को क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, एक है ना, एयर को, ये हमारा पिस्टन हो गया, तो इस क्या करता है, सिलेंडर को इसमें कंप्रेस करता है ना। कंप्रेस करने के बाद उसको हीट किया जाता है, यानी उसको जलाया जाता है, ठीक है। कंप्रेस्ड एयर को बर्न किया जाता है, यानी दहन किया जाता है। किसमें, दहन कक्ष में ही दहन किया जाता है। तो जब जलता है, जब उसका दहन होता है, तो उसमें से ऊष्मा निर्मुक्त होती है या ऊष्मा निकलती है, ठीक है। तो उसको हीट प्रदान किया जाता है। तो उससे जो ऊष्मा निकलती है वह हमारे गैस टरबाइन में जाती है, जहां पर इन गैसों का क्या होता है, एक्सपेंशन होता है, और एक्सपेंशन होने के बाद टरबाइन के एग्जिट वाल्व से क्या होता है, गैस वायुमंडल में भेज दिया जाता है। ये सारी प्रक्रिया जैसे पुराने सिस्टम में चल रहा था, सेम वही सारी प्रक्रिया यहाँ पर भी हो रही है, ठीक है। बस इसको थोड़ा शॉर्ट में यहाँ पर लिखा गया है कि इस साइकिल में एटमॉस्फेरिक प्रेस एयर का, यानी वायुमंडलीय वायु को सब करके सिलेंडर के अंदर लिया जाता है और उसको कंप्रेस किया जाता है, और कंप्रेस करने के बाद कंबशन कराया जाता है। जब कंबशन कराते हैं यानी दहन कराते हैं और ऊष्मा दे करके, तो उससे जो गैसें उत्पन्न होती हैं वह टरबाइन को रोटेट कराने के लिए भेज दी जाती है। जब टरबाइन के अंदर प्रवेश करता है यह गैस, तो टरबाइन के अंदर एक्सपेंशन यानी विस्तार होता है, और उसके बाद यह टरबाइन के एग्जिट वाल्व से बाहर वायुमंडल में भेज दिया जाता है, ठीक है। बात समझ में आई? जैसे स्पार्क इग्निशन हो रहा था, है ना, इस गैसों का एक्सपेंशन हो रहा था, डीजल और पेट्रोल को कंबशन चैम्बर में दहन किया जा रहा था, जलाया जा रहा था, तो वही प्रोसेस यहाँ भी है। तो ये ओपन साइकिल का फिगर देखिए क्या हो रहा है कि इसमें दो टरबाइन होंगे, एक टरबाइन इधर लगा हुआ है और दूसरे टरबाइन को हमने इसी के साथ कपल कर दिया है, ठीक है। कपल करने का मतलब एक दूसरे के साथ जोड़ देना, ठीक है। यहाँ से कपलिंग हम दिखा दिए कि हमने इसको कपल कर दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से एक नंबर से, यहाँ से हम बात करते हैं कि हमने मान लिया इसको नंबर 1, ठीक है। यहाँ से हम गैस दहन करने के बाद जो गैसें बनती है चैम्बर में, ठीक है, बॉयलर में जो गैसें बनी, चाहे गैस टरबाइन साइकिल है, तो हम जो गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं उस गैस को हम क्या कर रहे हैं, दहन कक्ष में दहन करने के बाद जो गैसें प्राप्त हो रही हैं, है ना, ऊष्मा के बाद, तो इन गैसों को हम टरबाइन में भेज दिए,
ठीक है, यहाँ से हमने टरबाइन में भेजा। टरबाइन में पहुंचने के बाद टरबाइन के दूसरे हिस्से से निकलता है और सीधा कहाँ जाता है, दहन चैम्बर में गया, कंबशन चैम्बर में यहाँ आया, दहन अच्छा यहाँ आया, और यहाँ से तुरंत बाद इसको कंडेंसर में न भेज के पुनः हम इसको भेज देते हैं कहाँ, गैस टरबाइन में। ठीक है, अब यहाँ से गैस टरबाइन में भेजने के बाद यहाँ एक्सपेंशन के बाद गैस तुरंत यहाँ से बाहर वायुमंडल में डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो ये देखिए, ये भी टरबाइन है, टरबाइन नंबर फर्स्ट है और यहाँ पे टरबाइन नंबर सेकंड है। हमने 2 टरबाइन का इस्तेमाल किया है, इससे प्लांट की हमारी एफिशिएंसी और बढ़ जाती है। ठीक है, तो अब देखिए 1 नंबर से चला, यहाँ से दूसरे नंबर में प्रवेश किया और दूसरे से यहाँ निकल के तीसरे नंबर में आया और तीसरे से बाद यहाँ से चौथे नंबर पे आउटपुट से प्राप्त किया। ठीक है सर, टरबाइन एक में सर गैस जो इसको यहाँ पर टरबाइन फर्स्ट ना लिख के सुनिए। हाँ, क्या क्या कह रहे हैं टरबाइन फर्स्ट में, गैस जो सक्शन करके आती है यहाँ से यहाँ आती पहले। हाँ हाँ, कंप्रेस्ड एयर यहाँ आएगी, कंप्रेस्ड एयर यहाँ आएगी। ठीक है, इससे टरबाइन मूव होगा, फिर उसके बाद इसको फर्नेस में भेज देते हैं। फर्नेस में नहीं जाता है, कंबशन चैम्बर में जाता है। जी सर, जी। ठीक है, और कंबशन चैम्बर से पुनः टरबाइन 2 से होते हुए हम वायुमंडल में इसको डिस्चार्ज कर देते हैं। ठीक है, और इसका पीवी डायग्राम देखिए कैसे बनेगा, ये वॉल्यूम है, ये प्रेशर है। ठीक है, ये हमारा इसका पीवी डायग्राम बना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 है, ठीक है, यहाँ पर 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, यहाँ पे एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा नीचे वाले पे। ठीक है, ऊपर क्या हो रहा है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ये किसमें होगा, टरबाइन के अंतर्गत होगा। ठीक है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन यानी इसमें ना तो ऊष्मा प्राप्त होगी और ना ही ऊष्मा का आदान प्रदान होगा। ठीक है, और यहाँ पर होगा एडियाबैटिक कंप्रेशन, कंप्रेशन के दौरान भी ना तो ऊर्जा लिया जाएगा और ना ही ऊर्जा का त्याग होगा। एडियाबैटिक कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन। ठीक है, तो ये आपकी 3 साइकिल, ये 4 साइकिल यहाँ पे तैयार हो गई, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। ठीक है, पहले से दूसरे वाले नंबर में हो क्या रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना, पहला से दूसरा जो है प्रोसेस जो हो रहा है 1 से लेकर 2 तक, इसमें एडियाबैटिक कंप्रेशन होता है, एडियाबैटिक कंप्रेशन। ठीक है, और प्रोसेस नंबर 2 से 3 में आपका होता है हीट एडिशन, 2 से 3 में हीट एडिशन, हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि कांस्टेंट प्रेशर पर हीट दिया जाता है। यहाँ पे जो हमारा एडियाबैटिक कंप्रेशन हो रहा था, उसी एडियाबैटिक कंप्रेशन के अंतर्गत यहाँ से एडियाबैटिक कंप्रेशन हुआ 1 से 2 तक, और उसी कंप्रेस्ड एयर में ही क्या करते हैं, हीट का एडिशन करके उसको हीट करते हैं एक कांस्टेंट प्रेशर पे। ठीक है, अब देखिए तीसरे से चौथे प्रोसेस में क्या हो रहा है, तीसरे से चौथे प्रोसेस में एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा, एडियाबैटिक
एक्सपेंशन ये कहाँ होगा? ये हमारे टरबाइन में होगा। और चौथे से 1 नंबर के साइकिल में पुनः क्या होगा? यहाँ पे हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, बना लीजिए इसको। हो गया? चलिए अब रब करते हैं, अब क्लोज साइकिल तो एक्सप्रेस डिस्क्राइब करते हैं। रब करें। अगर जिन लोगों का छूटने लगे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको बाद में पुनः नोट डाउन कर सकते हैं फ्री टाइम में। अब आइए देखते हैं क्लोज साइकिल पूरा कर। क्लोज साइकिल अब बताने जा रहे हैं। क्लोज साइकिल को ध्यान से देखिएगा। क्लोज साइकिल बंद चक्र लिखिएगा। इसमें बंद चक्र में कंप्रेस्ड एयर को बंद चक्र में कंप्रेस्ड एयर को दहन कक्ष में नहीं भेजा जाता। दहन कक्ष में नहीं भेजा जाता। ठीक है, यहाँ पे अंतर देखिए। पहले वाले साइकिल में क्या था? ओपन साइकिल में अंदर भेजा गया था, लेकिन यहाँ पर इसको अंदर नहीं भेजा जाता है, बल्कि उसे हीट एक्सचेंजर में भेज दिया जाता है। हीट एक्सचेंजर में या हीटर में, हीट एक्सचेंजर या हीटर में भेज दिया जाता है। हीटर में भेज दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर वायु के अतिरिक्त कौन कौन सी गैसें होती हैं ये देखिएगा। यहाँ पर वायु के बाद अन्य गैसें, वायु के अतिरिक्त अन्य गैसें कौन कौन सी होती हैं या हो सकती हैं? हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, 3 प्रकार की गैसें हो सकती हैं। ठीक है, यह किसके रूप में कार्य करेगा? कार्यकारी मीडियम के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, यह हीटर से उष्मा ग्रहण करके ये जो गैसें हैं, चाहे वायु होगा या वायु के अतिरिक्त अन्य गैसें जैसे हीलियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये कार्यकारी पदार्थ के रूप में कार्य करते हैं। कार्यकारी पदार्थ, कार्यकारी पदार्थ ये शब्द यहाँ पे लिख लीजिए सबसे पहले। कार्यकारी पदार्थ, कार्यकारी पदार्थ के रूप में, कार्यकारी पदार्थ के रूप में वायु के अतिरिक्त अन्य गैसें हो सकती हैं, जो
हीटर से ऊष्मा ग्रहण करती है, हीटर से ऊष्मा ग्रहण करती है। जब हीटर में प्रवेश करेगा तो जाहिर सी बात है कि ये गर्म हो जाएगा, अर्थात ऊष्मा को ग्रहण करती है। जबकि हीटर ईंधन के दहन के बाद, फ्यूल के दहन के पश्चात या दहन के दौरान उत्पन्न गैसें, उत्पन्न फ्लू गैसेस से ऊष्मा प्राप्त करता है। यानी कि जब ये गैसें चैम्बर में या हीटर में जाने के बाद जब गर्म हो जाएंगी तो इन्हीं गर्म गैसों के माध्यम से फ्लू गैसें जो है ऊष्मा प्राप्त करती हैं। यानी कि ऊष्मा प्राप्त करने का मतलब कि जब इन गैसों को चैम्बर में जब गर्म करेंगे तो इनसे जो गैसें निकलेंगी, उत्पादित होंगी, वो किससे ऊष्मा ग्रहण करती हैं? इन्हीं हीलियम या गर्म वायु या गर्म हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड से ही ऊष्मा प्राप्त करके फ्लू गैसें निकलती हैं। FLUE होगा। फ्लू गैसें यानी दग्ध गैसें कहलाती हैं। क्या कहलाते हैं? फ्लू गैसें को दग्ध गैसें कहते हैं, जिसमें कई प्रकार की गैसें मिक्स होती हैं, उन्हीं गैसों को दग्ध गैसें कहते हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। दग्ध गैसें यानी फ्लू गैसें जैसे वर्किंग फ्लूइड के डायरेक्ट संपर्क में नहीं आती। ये जो गैसें उत्पादित हो रही हैं चैम्बर से या गर्म करने के बाद, तो ये गैसें कहते हैं कि हीलियम, हाइड्रोजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के डायरेक्ट टच में नहीं होती। फ्लू गैसेस वर्किंग फ्लूइड के डायरेक्ट संपर्क में नहीं होती, संपर्क में नहीं रहती। और साफ, इसलिए यह साफ सुथरी होती है, साफ सुथरी रहती है। ठीक है, हीटर से कार्यकारी पदार्थ टरबाइन में जाता है, हीटर से वर्किंग फ्लूइड टरबाइन में जाता है, टरबाइन में जाता है। सर ये फ्लू गैसें वर्किंग फ्लूइड के डायरेक्ट संपर्क में, मतलब कि जो हमारी नॉर्मल गैसें उनके संपर्क में नहीं रहती है। जी जी, जो हम कार्यकारी मीडियम के रूप में जो गैस हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कार्यकारी यानी वर्किंग पदार्थ के रूप में जिन पदार्थ पे काम करके हम ऊष्मा प्राप्त करते हैं उनको कार्यकारी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे हमने लकड़ी को जलाया तो लकड़ी पे हम कार्य कर रहे हैं, लकड़ी को दहन कर रहे हैं, अर्थात हम लकड़ी को जला रहे हैं, यानी कि लकड़ी को जलाने का कार्य हम कर रहे हैं। तो कार्य हो किस तरह? लकड़ी पे हो रहा है, तो ये हमारा कार्यकारी पदार्थ कहलाएगा। और इनसे जो चीजें विभिन्न प्रकार की गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड, पता नहीं कौन कौन सी गैसें, जो विभिन्न प्रकार की गैसें अगर इनसे निर्मुक्त होगी इनके जलने के बाद, तो वो गैसें इनके टच में नहीं रहेंगी, क्योंकि ये लकड़ी जो जल रहा है ये ऑक्सीजन के संपर्क में हम जला रहे हैं,
लकड़ी को हम ऑक्सीजन के संपर्क में जला रहे हैं, लेकिन इसके जलने के फलस्वरूप जो धुएं के रूप में विभिन्न प्रकार की गैसें उससे निर्मुक्त होती हैं, वो डायरेक्टली कार्यकारी पदार्थ के टच में नहीं रहती हैं। ठीक है, उसको हम सेपरेट कर लेते हैं। इसलिए उसमें क्या है कि विभिन्न प्रकार की गैसों का मिक्सचर न होने के कारण वो साफ सुथरी रहती है। ठीक है, जी सर। बात समझ में आई? यस सर, यस। अब आगे चलते हैं। हाँ, तो टरबाइन में प्रयोग के पश्चात इसका निकास वायुमंडल में कर दिया जाता है, जहाँ इसका एक्सपेंशन होता है। क्योंकि टरबाइन में जब ये गैसें पहुंचेंगी तो टरबाइन में वहां पे एक्सपेंशन होगा। ठीक है, और एक्सपेंशन होने के बाद होता है, इसके पश्चात इन गैसों को इन्हें वायुमंडल में विसर्जित कर दिया जाता है या निष्कासित कर दिया जाता है। ठीक है, अरे सॉरी, वायुमंडल में निष्कासित नहीं किया जाता, बल्कि इसका प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, वायुमंडल में विसर्जित नहीं किया जाता, क्योंकि ये साफ सुथरी गैसें हैं, इसका हम कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके पश्चात इन्हें वायुमंडल में विसर्जित नहीं किया जाता। अन्य प्रोसेस में क्या हो रहा था, हम वायुमंडल में डिस्चार्ज कर दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या है कि इनको वायुमंडल में डिस्चार्ज नहीं किया जाता है, बल्कि इन्हें पुनः कार्यकारी पदार्थ के रूप में ले लेंगे। कैसे लेंगे? निष्कासित नहीं किया जाता, परंतु इसे रिकूलर में ठंडा करके संपीड़क में भेजा जाता है। नहीं किया जाता, बल्कि इसे रिकूलर में ठंडा करके कहाँ भेज देंगे? कंडेंसर में भेज देंगे। सॉरी, संपीड़क अर्थात कम भेजेंगे। ठीक है, इसको कंप्रेसर में भेज देंगे, डायरेक्टली करके कंप्रेसर में भेज दिया जाता है। कंप्रेसर में भेज दिया जाता है। ठीक है, और पुनः कार्यकारी पदार्थ के रूप में इस्तेमाल कर लिया जाता है, और पुनः वर्किंग फ्लूइड मटेरियल के रूप में इस्तेमाल कर लिया जाता है। इस्तेमाल कर लिया जाता है। ठीक है, आइए इसका हम एक फिगर बना के देखते हैं, ताकि हमें थोड़ा सा और स्पष्ट समझ में आए। आइए देखते हैं। यहाँ पर हमारी एक टरबाइन लगी हुई है। ठीक है, यहाँ पे हमने एक टरबाइन लगा दिया। अब उसके बाद इस टरबाइन को कपल कर दिया। कपल करके हमने एक दूसरी टरबाइन से जोड़ दिया है, जहाँ पे कंप्रेसर के माध्यम से इसमें गैसें आ रही हैं। ठीक है, अब ठीक है, अब देखिए, और यहाँ पर हीटर लगा देंगे। यहाँ भी एक हीटर लगा हुआ है, यहाँ से गैसों को हम पुनः हीट करके इस्तेमाल में ला सकते हैं। ठीक है, अब ये साइकिल देखिए, अब क्लोज साइकिल की तरफ बिहेव करेगा। ठीक है, अब यहाँ संपीड़क से निकल करके गैसें इस टरबाइन से कंप्रेस होकर के यहाँ से एक्सपेंशन जब होगा तो फिर ये दहन कक्ष में, और दहन कक्ष में जाने के बाद यहाँ से इस टरबाइन में आएगा, और इस टरबाइन से निकलने के बाद इसको हम पुनः वायुमंडल में न भेज करके पुनः रिकूलर में भेज करके और इसका हम पुनः उपयोग कर लेते हैं। ठीक है,
यहाँ पे ये क्या है, शीतलक या शीतक, जिसको रिकूलर हमने कहा, रिकूलर। और रिकूलर से पुनः हम भेज देते हैं टरबाइन में। ठीक है, यहाँ पे है आपका हीटर है, हीटर है। ठीक है, ये आपका टरबाइन है। ठीक है, और वहां पे यहाँ पे टरबाइन है, लेकिन यहाँ पे कंप्रेस्ड एयर आ रही है। एयर टरबाइन। ठीक है, तो ये हमारा क्लोज साइकिल आपको प्राप्त हो गया। ओपन साइकिल में एक लूप नहीं बनेगा, जैसे कि जो गैसें निर्मुक्त हो रही हैं उनको वायुमंडल में डिस्चार्ज कर दिया जा रहा था, लेकिन यहाँ पे क्लोज साइकिल में उसी गैसों को जो बाहर भेज रहे हैं उनको हम कूलर रिकूलर में डाल करके पुनः कंप्रेसर में भेज करके टरबाइन को सेंड करते हैं, और टरबाइन से फिर हीटर में जाता है, हीटर से फिर दूसरे टरबाइन में। चलिए, यहाँ पर आपका गैस टरबाइन का साइकिल खत्म होता है। अब आगे चलते हैं आप लोगों को लेकर के चैप्टर नंबर 2 ही चल रहा था, चैप्टर 3 में चलेंगे। थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, तो थर्मल पावर प्लांट में क्या क्या चीजें जो पूछी जाती हैं, सिर्फ उन्हीं चीजों को आपसे डिस्कस करेंगे। आइए इसको रफ करते हैं। थर्मल पावर प्लांट थोड़ा लंबा लेक्चर है, ठीक है, और लंबा चैप्टर भी है। आइए, थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट तीसरा चैप्टर। ठीक है, तो इस चैप्टर में देखिए, किसी भी प्लांट की, हमारा थर्मल पावर प्लांट, तो देखिए किसी भी प्लांट की जो प्रोसेस है, ठीक है, उनको सुविधा के अनुसार कई भागों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, तो उन्हें 2-3 परिपथों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो किसी भी प्लांट की कार्य प्रणाली क्या हो सकती है, किसी भी प्लांट की वर्किंग प्रोसेस, वर्किंग प्रोसेस या वर्किंग सिस्टम ऑफ प्लांट। ठीक है, तो हमारा जो थर्मल पावर प्लांट है उसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है या क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, चलिए इसमें लिख ही लीजिए, दिखाई दे रहा हूँ। ठीक है, संपूर्ण प्लांट को हमने संपूर्ण प्लांट को 4 भागों में विभाजित किया है, या 4 भागों में या 4 परिपथों में विभाजित किया है। विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं कि वो 4 परिपथ कौन से हैं, या 4 सिस्टम कौन से हैं, या 4 भाग कौन से हैं। देखिएगा, पहला आपका आता है ईंधन तथा राख परिपथ। पहली बात की हमें ईंधन चाहिए एवं
ईंधन से जो राख प्राप्त होगी उसका हम कैसे निस्तारण करेंगे। ठीक है, जाहिर सी बात है। ठीक है, ईंधन हमें चाहिए, उस ईंधन पे हमारा प्लांट काम करेगा और ईंधन के जलने के बाद जो राख प्राप्त होती है उस राख का हम कहाँ स्टोरेज करेंगे, कैसे इस्तेमाल करेंगे, कहाँ डिस्चार्ज करेंगे, ये दो समस्या है। तो पहला कार्य इन्हीं के ऊपर होता है, दिमाग में ये बात आ जाती है कि इसका हम कैसे इस्तेमाल करेंगे और कैसे इसका निस्तारण करेंगे। दूसरी बात आती है वायु तथा दग्ध गैसों का परिपथ। वायु तथा दग्ध गैसें, दग्ध गैसें का मतलब होता है फ्लू गैसें। दग्ध गैसों का परिपथ। और तीसरा आता है जल भरण जल तथा भाप परिपथ। भरण जल तथा भाप परिपथ। भरण पंप का मतलब भरण जल मतलब भरण जल का रिजर्वायर मतलब सब बोलेंगे। एक ऐसा, हाँ रिजर्वायर जिसको कहते हैं। ठीक है, फीड वाटर मतलब रिजर्वायर से इसको कनेक्ट कर रखे होते हैं ताकि जब भी हमें कार्यकारी पदार्थ के रूप में अगर हमें जल का इस्तेमाल करना है तो जल को जिस टैंक में या जिस जलाशय में या जिस रिजर्वायर के माध्यम से प्राप्त किया जाता है वो एक प्रकार से उसको भरण जल कहते हैं। ठीक है, अभी भी सारी चीजों का मैं जिक्र करूंगा कि भरण जल क्या है और ये ईंधन और राख सिस्टम क्या है, सारी चीजें एक एक करके आपको यहीं पे भी नोट डाउन कराऊंगा। ठीक है, तो मेरी हर एक बात को ध्यान से सुनते रहिएगा और आपके इन्हीं लिखाए गए सेंटेंस में से ही हम ऑब्जेक्टिव या टाइप के क्वेश्चन तैयार करेंगे। तो इसीलिए आप सभी लिखे हुए नोट्स को आप प्रॉपर वे में पढ़िएगा ताकि एक नंबर या जो कहते हैं जिससे ऑप्शनली ना ऑप्शन संबंधी जो क्वेश्चन आपको आएंगे तो उसका जवाब देने में आपको आसानी होगी। ठीक है, तो थोड़ा बारीकी से पढ़ना पड़ेगा आपको। अब उसके बाद आता है शीतक जल परिपथ यानी कूलिंग वाटर सिस्टम। शीतक जल परिपथ। इसको कहते हैं फ्यूल एंड एस सर्किट। ठीक है, फ्यूल एंड एस सर्किट हो जाएगा। ये वायु तथा दग्ध गैसें हैं तो इसको कहेंगे एयर एंड फ्लू गैस सर्किट। और तीसरा है फीड वाटर एंड स्टीम सर्किट। भाई पानी है तो पानी आया बॉयलर में गया, फिर उसके बाद भाप बना, भाप बनने के बाद टरबाइन को चलाया, टरबाइन के बाद वो जब भाप निकलता है तो उसको कूल करना, शीतक परिपथ। उसको कंडेंसर में कूल करके ठंडा करके संघनित करके जल के रूप में बनाते हैं, फिर उसके बाद उसका इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कूलिंग सिस्टम या कूलिंग वाटर। क्या लिखेंगे? कूलिंग वाटर। कूलिंग टावर भी कहते हैं। हाँ हाँ, तो वो कूलिंग टावर कहिए, कूलिंग सिस्टम कहिए। ठीक है, तो कूलिंग टावर में भी कई प्रकार के हैं या कूलिंग सिस्टम कह लीजिए, कई प्रकार के हैं। ठीक है, तो जो आपको आवश्यक होगा सिर्फ वही हम बताएंगे, क्योंकि देखिए आप लोगों का इसी लेक्चर को, ये तीसरा जो चैप्टर चल रहा है, इसी के लिए खत्म करने के लिए कम से कम मुझे 10 लेक्चर चाहिए। ठीक है, 10 पीरियड चाहिए। 10 पीरियड तो अब पर्याप्त नहीं हो पाएगा, क्यों मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आप लोगों का सिलेबस भी तो कवर करना है ना 15 जुलाई तक, 15-20 जुलाई तक, 30 जुलाई तक। तो जो चीजें आपके सिलेबस में है सिर्फ उन्हीं चीजों पे मैं डिस्कस करूंगा, फोकस करूंगा, और इधर उधर की चीजें को डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है,
आइए हम फ्यूल एंड रॉक सिस्टम के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, लिखाएंगे नहीं, बस बता दे रहे हैं, आप उसको ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर आपको आवश्यकता लगेगी कि लिखाना चाहिए तो मैं अवश्य लिखा दूंगा। देखिएगा, फ्यूल एंड एस सर्किट में क्या है। देखिए, इस परिपथ में माइंस से उपलब्ध कोयला प्लांट के कोयला भंडार से आता है। ठीक है, माइंस प्लांट जो होती है वहां से माइंस निकालने के बाद कोयला प्लांट, जो प्लांट कोयले से चलाया जाता है, वहां तक इनको माइंस से निकाल करके कोयलों को लाया जाता है और कोयला का भंडारण वहां पर किया जाता है। कोयला भंडारण से इसकी ढुलाई प्लांट तक फ्यूल हैंडलिंग उपकरणों की सहायता से की जाती है। यानी कि कोल माइंस से कोल को ला करके कोल प्लांट में, जहां पर विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है, उस प्लांट तक कोयले को खादानों से लाने की प्रक्रिया जो होती है उसको कोल हैंडलिंग कहते हैं। ठीक है, या फ्यूल हैंडलिंग कहते हैं, क्योंकि कोयले को हम फ्यूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फ्यूल हैंडलिंग उपकरणों के माध्यम से इन्हें प्लांट तक लाया जाता है। फिर इसे बॉयलर भट्ठी तक फीडिंग इक्विपमेंट की सहायता से पहुंचाया जाता है। अर्थात बॉयलर में इसे फर्नेस में जलाने के लिए जिस माध्यम से हम ला करके बॉयलर में सेंड करते हैं या फीड करते हैं या रखते हैं या डालते हैं, उसी प्रक्रिया को कहते हैं फीड इक्विपमेंट। क्योंकि देखिए, बॉयलर में जो फर्नेस लगा होगा उसमें आप अगर हाथ से एक कोयला उठा के डालने का प्रयास करेंगे तो बड़ा झंझटों वाला काम है और इसमें जान माल का नुकसान एवं जलने का खतरा बना रहता है। ठीक है, अब अगर आपको किसी ट्रक पे गिट्टी लादनी है तो क्या हाथ की उंगलियों से थोड़े गिट्टी लादी जा सकती है? तो उसके लिए प्रॉपर फ्यूल हैंडलिंग इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे बेलचा वगैरह होता है। ठीक है, उसके माध्यम से हम गिट्टियों को ट्रकों में फिलअप करते हैं। जैसे ये हो गया, ठीक है, इस तरीके का बेलचा होता है, इसको बेलचा बोलते हैं। और इन्हीं के माध्यम से हम क्या करते हैं, कोयले को उठा करके या गिट्टियों को उठा करके फेंकते हैं। तो इन्हीं प्रकार के कुछ उपयंत्र होते हैं जो हाथ के द्वारा चलाए जाते हैं, कुछ मशीनों के द्वारा चलाए जाते हैं। ठीक है, तो इन्हीं फीडिंग इक्विपमेंट इन्हें ही कहा जाता है। इन्हीं फीडिंग इक्विपमेंट की सहायता से बॉयलर में हम फीड करते हैं। ठीक है, या बॉयलर के भट्टी तक फीड करते हैं या पहुंचा देते हैं। भट्टी में कोयले के दहन से प्राप्त राख बॉयलर के पिछले भाग में एकत्र हो जाती है। जब फर्नेस में इस कोयले को हम बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो दहन के फलस्वरूप अंत में जो कोयले का राख प्राप्त होता है वो बॉयलर के एक दूसरे हिस्से में निचली तली पर एकत्रित कर लिए जाते हैं, जहां से इसे निकाल करके प्लांट से दूर ले जाया जाता है, जहां पे राख को स्टोर करने का स्थान बनाया गया होता है। उसे कहते हैं एस स्टोरेज। जहां पर राख को एकत्रित करते हैं, एस स्टोरेज कहते हैं, वहां तक इसको ले करके स्टोर कर दिया जाता है। राख को बॉयलर भट्टी से राख भंडार तक पहुंचाने के लिए जो प्रक्रिया होती है इसे एस डिस्पोजल कहते हैं, यानी राख निर्वर्तन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए बात क्या हो रही थी, ये हमारा बॉयलर था, उसके नीचे एक फर्नेस लगा हुआ था, और यहाँ पर हमारा कोल माइंस है। ठीक है, कोल माइंस है। इस कोल माइंस से खदान से कोयला निकला और इसको फ्यूल हैंडलिंग प्रक्रिया जिसको कहते हैं, वहां से उसको लाद करके, ये हमारा पूरा प्लांट है। ठीक है, ये हमारा पूरा प्लांट है, इस प्लांट तक लाया गया
और प्लांट में यहाँ पे स्टोरेज है, कौन सा, फ्यूल हैंडलिंग स्टोरेज है, यहाँ पर ला करके हम इसको रख देते हैं, स्टोर कर देते हैं। और यहाँ से जिस माध्यम से कोयले को हम फीडिंग इक्विपमेंट की सहायता से हम फर्नेस में डाल देते हैं। फर्नेस में जाने के बाद इस कोयले का दहन होता है, दहन होने के फलस्वरूप राख इस बॉयलर के, ये पूरे बॉयलर में जो एडेड है, बॉयलर के निचले हिस्से पर यहाँ जालियां लगी होती हैं और इन्हीं जालियों के माध्यम से नीचे राख हमारी एकत्रित हो जाती है। ठीक है, और इन राख को हम निकाल करके दूर कहीं प्लांट में कहीं किनारे ले जाकर के हम क्या करते हैं, एज स्टोरेज बनाए हुए हैं, एज स्टोरेज। ठीक है, यहाँ पर ले जाकर के राख को हम डिस्चार्ज कर देते हैं, स्टोर कर देते हैं। ठीक है, एज स्टोरेज तक ले जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, एज डिस्पोजल कहलाती है, एज डिस्पोजल। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो देखिए, किसी भी प्लांट को चलाने के लिए एक तो चक्र ये हुआ कि पहले कोयला आया, उसका हमने प्लांट में स्टोर किया मंगा करके, फिर उसके बाद उस कोयले को एक इक्विपमेंट के माध्यम से, फ्यूल हैंडलिंग इक्विपमेंट के माध्यम से या फीडिंग इक्विपमेंट के माध्यम से हमने फर्नेस में डाला, जलाया, कोयला का राख बना, राख को हम एज डिस्पोजल कहते हैं, एक स्थान से स्टोरेज स्थान तक ले जाने के लिए, यानी बॉयलर के तली से निकाल करके उसको एज स्टोरेज तक ले जाना, स्थान तक ले जाना क्या कहलाता है, एज डिस्पोजल की प्रक्रिया कहलाती है। ये आपका एक प्रक्रिया अलग हो गई। ठीक है, अब चलते हैं दूसरी प्रक्रिया के ऊपर। दूसरी प्रक्रिया है वायु तथा दग्ध गैस परिपथ। इसमें क्या होता है, ईंधन दहन के लिए आवश्यक वायुमंडल से फोर्स्ड एयर का इस्तेमाल किया जाता है। ईंधन के दहन के लिए आवश्यक मात्रा में वायु का वायुमंडल से प्राप्त करके, खींच करके, फोर्स ड्रॉप यानी कि बलात् प्रवात इसको हिंदी में कहते हैं। ठीक है, बलात् प्रवात अर्थात फोर्स्ड ड्राफ्ट अथवा इंड्यूस्ड ड्राफ्ट पंखों की सहायता से, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट पंखों की सहायता से एयर प्री हीटर में भेजा जाता है। ठीक है, किसको भेजा जाता है, इस वायु को एवं दग्ध गैसों को एयर प्री हीटर में भेजा जाता है, जहां पर उसको पहले गर्म किया जाता है तथा गर्म करने के बाद इसको बॉयलर की भट्टी में भेज दिया जाता है, बॉयलर की भट्टी में भेज दिया जाता है तथा ईंधन का प्रभावी रूप से वहां पर दहन किया जाता है। ठीक, अब आइए चलते हैं। बॉयलर भट्टी में ईंधन दहन के फलस्वरूप प्राप्त दग्ध गैसें सुपरहीट तथा बॉयलर की नलिकाओं में ऊष्मा अंतरित करते हुए बॉयलर के बाहर निकल जाती हैं। कहने का मतलब ये हो रहा है कि यहाँ से फर्नेस में, ये फर्नेस है, फर्नेस में हमारा दहन हो रहा है, कोयला जल रहा है। ठीक है, और इस कोयले में हमारा ये जो बॉयलर लगा हुआ है, इस बॉयलर में कंडक्टिंग ट्यूब्स लगी हुई है। ठीक है, अब इस बॉयलर में हमने किया क्या, इसमें फ्रेश एयर को सेंड किया, क्या किया, सेंड किया, जहां पर ये गैसें क्या हुई, एयर हमारा क्या हुआ, हीट हुआ। यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये हमारा एयर हीट हुआ, गर्म हुआ। गर्म होने के बाद क्या होता है, गर्म होने के बाद इन्हें सुपर हीटर में भेजा जाता है। ठीक है, यहाँ पर ऊष्मा ग्रहण करके गर्म हो जाती हैं और बॉयलर भट्टी में ईंधन दहन के फलस्वरूप प्राप्त दग्ध गैसें सुपर हीटर तथा बॉयलर की नलिकाओं को ऊष्मा अंतरित करते हुए बॉयलर से बाहर निकल जाती हैं। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर ये जो फ्रेश एयर आया, इसमें फ्रेश एयर अन्य दग्ध गैसों के माध्यम से, यहाँ से जो जल रहा है
इससे उष्मा जो निकल रही है इस बॉयलर में पहुंच रही है, तो ये दग्ध गैसों के माध्यम से क्या हुआ, हमारा ट्यूब में फ्लो होने वाली एयर गर्म हो गई। और ये गर्म गैसें यहाँ से दग्ध गैसें को तो हमने बाहर निकाल लिया, दग्ध गैसें यहाँ से बाहर निकल गई, बाकी सारी जो ट्यूब में एयर जा रही है वो पहले ही प्री हीट हो जा रही है ना, वायु को पहले प्री हीट करके फिर उसके बाद हम अगले प्रोसेस में ले जा रहे हैं। ठीक है, तो इसी चीज के बारे में चर्चा की जा रही है कि पहले एयर को हीट किया जाता है तथा कोयले को बर्न करने से जो फ्लू गैस है, यहाँ से जब बॉयलर के अंदर ये दिखाई गए हैं सब फ्लू गैसेस हैं। ठीक है, इन फ्लू गैसेस को हम बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, ये फ्लू गैसें अपने अंदर की ऊष्मा को इस ट्यूब पे ट्रांसफर कर दे रही है, यानी हस्तांतरित कर दे रही है। तो हमारा फ्रेश एयर क्या हो रहा है, गर्म हो जा रहा है। ठीक है, फिर ये धूल पकड़ने वाली युक्त डिवाइसों से गुजरकर अपनी शेष उष्मा इकोनोमाइजर एवं एयर प्रीहीटर को देते हुए वायुमंडल में चली जाती है। ठीक है, तो अब ये वाली जो फ्रेश एयर है यह इकोनोमाइजर को देते हुए ये एयर कहाँ, वायुमंडल में डिस्चार्ज हो जाती है। तो यह मतलब पूरे प्लांट की एक प्रक्रिया के बारे में बताया जा रहा है। अभी इसके अंदर की सारी प्रक्रिया आपको पूरा फिगर बना करके बकायदा पूरे प्लांट का दिखाया जाएगा कि कहाँ पर एयर प्री हीटर लगा है, कहाँ पर सुपर हीटर लगा है, कहाँ पे इकोनोमाइजर लगा है, कहाँ पर बॉयलर लगा है, कहाँ पे फर्नेस लगा है, कहाँ पे चिमनी लगी है। इसका पूरा डायग्राम अभी यहीं पे हम बनाने वाले हैं। तो बस केवल मेरा मतलब मोटो यहाँ पर यह है कि इन जो 4 प्रकार के हम सर्किट को लिखे हैं आपके दिमाग में कुछ बातें आ जाएं जिससे आपको उस फिगर को देखने में समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, आइए देखते हैं फीड वाटर के बारे में चर्चा करते हैं कि फीड वाटर और स्टीम क्या है। तो देखिएगा, कंडेंसर में जब कोई गैस टरबाइन से निकल करके कंडेंसर में जाता है, ठीक है, टरबाइन से निकलने के बाद कोई गैस जब कंडेंसर में जाता है तो यहाँ पे इसका कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन के बाद ये संघनित होकर के जल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो इन्हें जल पंपों की सहायता से कहाँ भेज देंगे, वाटर हीटर में। कहाँ भेज देंगे, फीड वाटर हीटर में भेजेंगे। फीड वाटर हीटर यानी भरण जल तापक में भेज देंगे। ठीक है, वहां पर जाने के बाद ये गर्म होता है, तो वहां पर ये गर्म होने के बाद ऊष्मा ग्रहण करके इसको इकोनोमाइजर में भेज देंगे। ठीक है, यहाँ से ऊष्मा ग्रहण करने के बाद इसको इकोनोमाइजर में भेज देंगे। इकोनोमाइजर, इसको हिंदी में मितोपयोजक भी कहते हैं। ठीक है, सारी चीजों का अभी जिक्र बस इसके बाद है। ठीक है, एक एक चीजों को मैं बताते हुए चलूंगा और अंत में इसको इकोनोमाइजर के बाद सीधा बॉयलर में भेज देते हैं। कहाँ जाएगा, फिर बॉयलर में भेज देंगे। ठीक है, और बॉयलर से फिर इधर कहाँ जाएगा, बोले हमारे टरबाइन में जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक प्रोसेस बन करके तैयार हो जाता है। आइए कूलिंग वाटर के बारे में देखते हैं, शीतलक जल के बारे में। शीतलक जल का काम यह होता है कि ये हमारे कंडेंसर में जो जल होता है उसको ठंडा करने के लिए काम में आता है। ठीक है, जैसे कि ये हमारा कंडेंसर है, भाप टरबाइन से एक्सपेंशन के बाद जब इसमें आता है भाप इस तरीके से, ठीक है, ये हो गया हमारा कंडेंसर। यहां से टरबाइन से स्टीम फ्रॉम टरबाइन, एक्सपेंशन के बाद टरबाइन से जो स्टीम बाहर निकल के आती है वो कंडेंसर में जाती है। कंडेंसर में यहाँ पर जब भाप आता है ये, तो इसको ठंडा करना पड़ता है। ठंडा करके इसको पानी में तुरंत बदल दिया जाता है।
तो इसको बदलने के लिए प्रोसेस क्या होता है, क्योंकि भाई यहाँ पे तो कंडेंसर में कोई वैसी चीज तो दिख नहीं रही है जो हमारे इस स्टीम को ठंडा करे। तो हमारे पास बड़े बड़े कूलिंग टावर होते हैं, ठीक है, कुछ कूलिंग टावर होते हैं, या फिर उसका पूरा कंस्ट्रक्शन न बना के हम ये कहते हैं कि कूलिंग टावर से पानी जब ठंडा हो जाता है तो उसको हम पाइप के माध्यम से इस ट्यूब में ले आते हैं, ठीक है। इस ट्यूब में इस तरीके से फ्लो हो रहा है शीतलक जल, और भाप की ऊष्मा इस ट्यूब को ट्रांसफर हो जा रही है, जिससे इस ट्यूब में प्रवाहित हो रही जल, शीतल जल गर्म हो जाती है और सीधा बाहर निकल के फीड वाटर में भेज देते हैं। कहाँ भेज देते हैं? फीड वाटर में भेज देते हैं। वही फीड वाटर इकोनोमाइजर को जाता है, हीटर को जाता है, ठीक है, हीटर को जाता है, फिर इकोनोमाइजर को जाता है, इकोनोमाइजर से फिर निकल करके बॉयलर में जाता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये सारी प्रक्रिया है, ठीक है। तो यहाँ से कोल्ड वाटर आता है, कोल्ड वाटर, और यहाँ से निकल के आता है हॉट वाटर। क्यों? क्योंकि भाप जो कंडेंसर में ठंडा हो रही है वह अपनी ऊष्मा किसको त्याग ले रही है? जल को, ठीक है, जिससे जल हमारा गर्म हो जा रहा है। बात समझ में आई सचिन? यस सर। हाँ, नहीं समझ में आएगी तो बताइएगा, ठीक है, ये नहीं कि बस चल रहा है तो चलने दीजिए। नो सर, समझ में आ रहा है। तो ये, हाँ, तो ये देखिए हमारे पास 4 परिपथ थे किसी भी प्लांट को चलाने के लिए, कि हम कोयला कैसे मंगाएंगे, उसको कैसे जलाएंगे, उसका राख को कहाँ रखेंगे, प्लस प्लांट बन के जब तैयार हो गया तो हम कार्य करने के लिए ईंधन कहाँ से लेंगे। तो एक वायु हो गया, चाहे कोई भी ईंधन है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, उनसे जो गैसें निकलती हैं उनको सर्किट में हम कैसे कैसे फ्लो कराते हैं, ठीक है। और उसके बाद भरण जल, जल का स्टोरेज कहाँ करेंगे, और स्टीम बनाएंगे तो उसको किस प्रोसेस के माध्यम से वहां तक पहुंचाएंगे, ये सारी प्रक्रिया इधर हो गई। और यहाँ पे क्या है? शीतलक, उसको ठंडा करना, किसको? स्टीम को ठंडा करने का प्रोसेस, ठीक है। अब चलते हैं पावर प्लांट का। हम एक बढ़िया सा डायग्राम तैयार करके रखे हैं, लेकिन इसके तैयार डायग्राम का सैंपल मेरे पास नहीं है, उसको अपने तरीके से हमने डिजाइन किया था, क्योंकि बुक का जो है ना फिगर थोड़ा सा बड़ा अस्त व्यस्त है। इसको बना देने के बाद लड़का खुद ही भूल जाता है कैसे कैसे कनेक्शन करेंगे। थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, हो जाएगा। नहीं तो हमने उसको ऐसे तरीके से डिजाइन किया था कि वो भूलता भी नहीं कोई। आइए, तो प्लांट का लेआउट हम बनाते हैं और देखते हैं कि कहाँ पर कौन सी चीज लगी हुई है। जो अभी अभी हम भरण जल, एयर प्रीहीटर, पता नहीं क्या क्या भेज रहे थे, तो ये सारे जो नाम है देखिए कहाँ कहाँ लगे होते हैं। पहले तो ये देखिए हमारे पास कोयला का भंडार है, ठीक है। साथ साथ में फिगर बनाते चलिएगा, वरना बाद में अगर आप फिगर बनाएंगे तो लाइन जो है आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगी, ठीक है। ये आपका हो गया कोयला भंडार, कोल स्टोर, फ्रेज, कोयले का भंडार हो गया। यहाँ पे दिख रहा है तो बड़ा बनाया उसने। कोल स्टोरेज, एक मिनट रुकिएगा जरा, हम इसमें इंक डाल लें, थोड़ा सा डल हो गया है। तो आइए तब अपना कॉपी पेंसिल से तैयार कीजिए और डायग्राम को साफ साफ बनाते चलिए। तो ये कोयले का भंडार हो गया। यहाँ से कोयला ढुलाई करके आया है ना, धो ढा करके आया और कहाँ गया? कोयला ढुलाई,
कोयला ढुलाई, इसको कोयला ढुलाई, हाँ फ्यूल हैंडलिंग कहते हैं, है ना। तो इसको लिखिए कोल हैंडलिंग, कोल हैंडलिंग, ठीक है, इंग्लिश में लिख दिया हमने यहाँ पे कोल हैंडलिंग मतलब कोयला ढुलाई, ठीक है। अब यहाँ से कोल फ्यूल हैंडलिंग का मतलब है कि कोयला भंडार से ढुलाई करके ला करके अपने यहाँ स्टोर करना, ठीक है। अब उसके बाद आगे जो प्रोसेस हो रहा है इसका फिगर देखिए, ये सीधे हमारे अतितापक में जाएगा, कहाँ जाएगा, सुपर हीटर, नीचे तक फिगर बन जाएगा कि नहीं, बन तो जाना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे लिखिए सुपर हीटर, तो क्या लगा हुआ है, जो रेजिस्टेंस जैसा दिख रहा है ये रेजिस्टेंस नहीं है, सुपर हीटर है, सुपर हीटर जिसको हिंदी में अति तापक कहते हैं, सुपर हीटर, एच हमने लिख दिया इधर, ठीक है। और इसी के सामने हमारा क्या है, एस डिस्पोजल, एस डिस्पोजल, यानी राख का निस्तारण या निर्वर्तन, ठीक है। और राख का यहाँ पे स्टोरेज है, ठीक है, एस स्टोरेज, यहाँ पे हम राख को स्टोर कर ले रहे हैं, ठीक है। ये इधर की तरफ गया और ये यहाँ स्टोर की तरफ चला गया, ठीक है। यहाँ तक आप बना दीजिए। अब अति तापक से कोयला गर्म होकर के कहाँ गया, ये ऊष्मा जाएगी हमारी हाई प्रेशर टरबाइन के ऊपर। हमेशा एक अलग से फिगर बढ़िया सा जो मैंने डिजाइन किया था मैं आपको किसी दिन अवश्य दे दूंगा, थोड़ा का हफ्ता का समय दीजिएगा, मैं उसको फिर से डिजाइन करके खाली उसको दे दूंगा। और ये यहाँ से निकल के आता है इकोनोमाइजर। इकोनोमाइजर क्या होता है, इसकी भी पूरी प्रॉपर हम वर्किंग आपको लिखाएंगे। ठीक है, यहाँ पे इकोनोमाइजर है, यहाँ से ये आता है चल करके इकोनोमाइजर से और घूम फिर के रीहीटर सुपर हीटर में जाता है और सुपर हीटर से हाई प्रेशर टरबाइन में जाता है। आज तो यही फिगर बनाने में ही समय खत्म हो जाएगा। और हाई प्रेशर टरबाइन से ऊष्मा निकल करके हाई प्रेशर टरबाइन, और यहाँ से निकल करके गैस सुपर हीटर में जाएगी जहाँ पर यह गर्म होगी और गर्म होने के पश्चात यह निकल करके लो प्रेशर टरबाइन में आएगी। यानी हाई प्रेशर टरबाइन में जो सुपर हीटर से हीट होकर के गई है गैस, वो एग्जॉस्ट से इसके निकल करके सुपर हीटर में पुनः जाएगी और पुनः उसे निकाल करके हम इसी के नीचे लो प्रेशर टरबाइन लगा हुआ कपल किया हुआ है, ठीक है।
लो प्रेशर टरबाइन में जाएगी। ये लो प्रेशर टरबाइन है, दो एक साथ हमने कपल कर दिया, इसलिए डमरू जैसा दिख रहा है। ठीक है, लो प्रेशर टरबाइन, लो प्रेशर टरबाइन, ठीक है, हमने इसमें दे दिया। ठीक है, और यहाँ के बाद इस लो प्रेशर टरबाइन में इस गैस का एक्सपेंशन होने के बाद जब ये निकलता है तो यह हमारा भाप जो है कंडेंसर में जाएगा। यहाँ से भी भाप निकलेगा, इससे भी भाप निकलेगा, दोनों मिल करके कंडेंसर में जाएगा, और कंडेंसर में जाने के बाद यहाँ पे कंडेंसेट होगा। ठीक है, धीरे धीरे समझते रहिएगा, जब पूरा फिगर बन जाएगा तो बकायदा जब एक एक सेंटेंस को देखेंगे कि कहाँ पे क्या लगा है तो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक है, कोयला आया, कोयले की हैंडलिंग हुई और स्टोर कक्ष में से निकला तो ये कहाँ जाएगा, सुपर हीटर में जाएगा, यहाँ पर बर्न हुआ। ठीक है, बर्न करने के बाद उससे जो ऊष्मा प्राप्त हुई, उस ऊष्मा का हमने क्या किया, ये पूरा का पूरा चैम्बर यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा का पूरा चैम्बर यहाँ से लेकर के यहाँ तक वाला ये एक प्रकार का क्या है, बॉयलर है। क्या है, बॉयलर है। ठीक है, ये मत सोचिए कि बॉयलर गया किधर, ये है हमारा बॉयलर। ठीक है, पूरा का पूरा बॉयलर है, उसी बॉयलर में हमने दो सुपर हीटर फिट कर रखे हैं। ठीक है, अब इसी में क्या हुआ कि ईंधन का दहन हो रहा है, दहन करने के बाद जो गैस निकल के आ रही है इस बॉयलर से वो टरबाइन के पास गई, टरबाइन में जाने के बाद इसके एग्जॉस्ट से निकल कर सुपर हीटर में फिर पुनः टरबाइन में भेज दिया गया और सुपर हीट करके लो प्रेशर टरबाइन को भेज दिया गया, जहां से लो प्रेशर टरबाइन को चलाते हुए यह भाप कहाँ आएगा, कंडेंसर में। कंडेंसर में आने के बाद कंडेंसेशन की प्रक्रिया के बाद यहाँ पर यह ठंडा होगा और ठंडा होने के बाद जल पंप की सहायता से, किसके पंप की सहायता से, वाटर पंप, वाटर पंप की सहायता से इसको पंपित करके कहाँ भेज देंगे, लो प्रेशर हीटर में भेजेंगे। ठीक है, लो प्रेशर हीटर में गया। ठीक है, यहाँ से यह लो प्रेशर हीटर में गया, लो प्रेशर हीटर। ठीक है, लो प्रेशर हीटर में यह हीट होने के बाद कहाँ जाएगा, हाई प्रेशर हीटर में जाएगा। इसको यहाँ से पंप के माध्यम से पंप करके कहाँ भेज देंगे, हाई प्रेशर हीटर में हमने भेज दिया। ठीक है, हाई प्रेशर हीटर में यहाँ पे उच्च तापमान पर इसको गर्म किया जाता है और गर्म करने के बाद इस गैस को हम कहाँ भेज देंगे, इकोनोमाइजर में जाएगा, यहाँ से जाकर के ये इकोनोमाइजर में जाकर के मिल जाएगा। ठीक है, देखते रहिएगा। ठीक है, हमने इसको इकोनोमाइजर में भेज दिया। अब इकोनोमाइजर से यह गैस निकल करके, ठीक है, यह गैस निकल करके कहाँ जा रही है, एक तो बॉयलर में चली गई है ना, जहाँ पे एसएच लिखा हुआ है, दूसरा निकल करके चला जाएगा एयर प्री हीटर में। ठीक है, यहाँ से निकल करके एयर प्री हीटर में जाएगा। यहाँ से निकला और ये चुपचाप एयर प्री हीटर में चला गया। ठीक है, यह एयर प्री हीटर में गया और एयर प्री हीटर से निकल करके तप्त वायु फिर अतितापक में आ जाएगी। यहाँ से यह निकला तो यह फिर सुपर हीटर में पहुंच जाएगी। हीट एयर, एयर प्री हीटर, यानी कि एयर को सुपर हीटर में गर्म करने से पहले ही जहाँ पे गर्म किया जाता है उसको एयर प्री हीटर कहा जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ से लो प्रेशर हीटर से पंप हीटर पे, हीटर के बाद ये टरबाइन में गए होते हैं। नहीं, टरबाइन में नहीं गया, सीधा सीधा चला गया है, एकदम सीधा गया है, एकदम सीधा, टरबाइन में नहीं ले गया है। अब टरबाइन बीच में ये फिगर में आ गया तो क्या करें,
है ना, लेकिन ये इसके पीछे से बैक साइड से देखिए, इसीलिए देखिए किसी चीज का प्लांट, देखिए प्लांट है, एक प्लांट यहाँ बैठा होगा, पाइप लाइन के माध्यम से, ट्यूब के माध्यम से प्रसारित किया जाता होगा। बशर्ते ये है कि भाई अब हमको ब्लैक बोर्ड पे बनाना है तो 3D में तो हम दिखा नहीं पाएंगे, तो उसी लाइन पे आगे पीछे चलता रहेगा। ये टरबाइन में नहीं गया है, यहाँ से निकल करके हाई प्रेशर प्रेशर हीटर से निकल करके कहाँ गया है, सीधा इकोनोमाइजर में गया है, और इकोनोमाइजर से एक एसएच वाले से होते हुए हाई प्रेशर में चला गया है, एक निकल करके चला गया एयर प्री हीटर में। पहले ही यहाँ सुपर हीटर में गर्म करने से पहले एयर को हीट करने की प्रक्रिया एयर प्री हीटर कहलाता है। और यहाँ से जब हीट होकर एयर निकलती है तो वो जाती है कहाँ पे, हमारे सुपर हीटर में, यानी बॉयलर में जाती है। ठीक है, तो ये पूरा जो था हमारा बॉयलर था, इसलिए लाइन हॉच पॉच न करने के लिए इसलिए हमने इसको मिटा दिया। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे ना, बॉयलर कहाँ, यहीं पे लिख दे रहा हूँ, ये बॉयलर है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, अब यहाँ से जो डस्ट निकल करके आया, ठीक है, जो धूल के कण जो धुएं के साथ, जब भाई ईंधन का दहन होगा तो दहन के फलस्वरूप कुछ चिंगारी के रूप में जो राख उड़ती है वो एक प्रकार से डस्ट के रूप में एनालिसिस की जाती है, और उन्हीं डस्ट को कहाँ लेकर के आए हम, यहाँ पर लाने के बाद डस्ट कलेक्टर में डाल दिया हमने। कहाँ गया, डस्ट कलेक्टर, डस्ट कलेक्टर, ये रहा हमारा डस्ट कलेक्टर। यहाँ से निकलने के बाद क्योंकि कुछ जो गैसें उत्पन्न होंगी उसमें कुछ धूल वगैरह, राख वगैरह के कण विद्यमान होंगे, उसको हम यहाँ से निकालने के बाद कहाँ भेजते हैं, इन दोनों में से निकालने के बाद डस्ट कलेक्टर में भेज दिया, और डस्ट कलेक्टर में डस्ट को कलेक्ट कर लिया गया, बाकी जो गैसें इसमें बचती हैं उसको तुरंत हम इकोनोमाइजर में भेज देते हैं। ठीक है, ये फिगर कंप्लीट हुआ यहाँ तक। और एक चीज और देखिएगा, हाई प्रेशर टरबाइन से, हाई प्रेशर टरबाइन से, हाई प्रेशर टरबाइन, अब यहाँ देखिए हाई प्रेशर टरबाइन से कुछ गैसें इधर की तरफ प्रवाहित होती हैं, ठीक है, जो यहाँ आने के बाद गर्म होती है। ठीक है, और गर्म होने के पश्चात और कुछ कहाँ जाएंगे, लो प्रेशर टरबाइन के पास जाएंगे। लो प्रेशर टरबाइन के पास। ठीक है, हाई प्रेशर टरबाइन से कुछ व्यर्थ गैसें जो निकलेंगी, ठीक है भाई, इनसे निकलने के बाद एग्जिट वाल्व से तो चली गई सुपर हीटर में, लेकिन कुछ शेष व्यर्थ होंगी जो निकल के जाती हैं, वो हाई प्रेशर टरबाइन और हाई प्रेशर हीटर में जाएगा, हाई प्रेशर हीटर एचपीएच में जाएगा। ठीक है, तो एचपीएच में चला गया, यहाँ पे गर्म हो जाएगा, कुछ वहां न जा करके कुछ लो प्रेशर टरबाइन में, लो प्रेशर हीटर में भेज करके, यानी एलपीएच में भेज के उसको वहां पे गर्म कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे प्लांट का पूरा हिसाब किताब बना। अब देखिए हो क्या रहा है, इसके बाद टरबाइन की सतह जो है जनरेटर से जुड़ी हुई है, और यहाँ पर विद्युत शक्ति का उत्पादन हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन हो रहा है। ठीक है, ये हमारे पूरे पावर प्लांट का साइकिल है। अब देखिए कंडेंसर में जो पानी गर्म हो रहा है, तो पहले ठंडा पानी जा रहा है कंडेंसर में, ठंडा करके पानी उसमें ग्रहण कर ले रहा है भाप की। तो इस सिस्टम को कैसे क्या करते हैं, यहाँ पर एक कूलिंग टावर का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर एक कूलिंग टावर लगा हुआ है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट 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 बनाया हमने। ठीक है,
ये हमारा कूलिंग टावर है, इसको कहेंगे कूलिंग। नीचे दिख रहा है, हाँ, कूलिंग टावर। और कूलिंग टावर को पंप के माध्यम से हम कंडेंसर से जोड़ देते हैं। ठीक है, इस कूलिंग टावर को पंप के माध्यम से, यहाँ पर पंप लगा है, पंप के माध्यम से हमने इसको जोड़ दिया है। और इससे होते हुए ये पुनः कूलिंग टावर में ही चला जाए। ठीक है, ये हमारा एक साइकिल ये बन गया। ठीक है, या इसको बनाने में ज्यादा दिक्कत परेशानी हो रही हो तो सीधा सीधा ऐसे बनाइए, ज्यादा काम धाम करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे लिखिए कूलिंग टावर, कूलिंग टावर, और यहाँ पे बनाइए पंप। ठीक है, यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, और यहाँ से निकल करके सीधा ऐसे गया, झंझट खत्म। आइए देखिए, यहाँ पे एरो लगा दीजिएगा, इस तरीके से आएगा, ये इधर की तरफ जाएगा, ये इधर की तरफ जाएगा, ये इधर। ठीक है, इस तरीके से सर्कुलेट हो रहा है। तो ये हमारे पूरे पावर प्लांट का लेआउट बन के तैयार होता है। ठीक है, अब इसके विभिन्न भागों की चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, सभी ने बना लिया? कोई ऐसा सज्जन लड़का विद्यार्थी जिसने न बनाया हो? हाँ, एक चीज और छूटी हुई है। एयर प्रे हीटर के बाद यहाँ से हम चिमनी बनाएंगे। एयर प्रे हीटर से कुछ गैसें जो फालतू वाली निकलेंगी, ठीक है, वो चिमनी के माध्यम से यूं बड़ी सी चिमनी बनाएंगे और इसको कहाँ भेज देंगे? वायुमंडल में। ठीक है, चिमनी यहाँ पे बना दिया हमने, इसको हमने वायुमंडल में भेज दिया। और हमने कहा था कि एयर वायुमंडल से सक किया जाता है, लिया जाता है, वो फ्रेश एयर वायुमंडल से यहाँ आती है, एटमॉस्फेरिक एयर यहाँ से प्रवेश करती है एयर प्रीहीटर में, प्लस कुछ एयर हमारा सुपर हीटर से प्राप्त होकर के जाता है, वहीं पे पहले हीट किया जाता है। ठीक है, हो गया? गैस यहाँ से ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये हमारे पावर प्लांट का साइकिल हो गया। लेआउट ऑफ द प्लांट, लेआउट ऑफ द पावर प्लांट। ठीक है, चलिए, तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं और अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे हम आपसे पावर प्लांट के एसेसरीज से संबंधित, कि कौन कौन सी ऐसी सीरीज है, बॉयलर है, कितने टाइप्स के बॉयलर हैं, एयर प्रीहीटर है, क्या काम करता है, ये सारी चीजों के बारे में बाकायदा डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा बहुत आप लोग स्टडी भी करते रहिए, और ताकि हमें कुछ समझाए तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। और आप थोड़ा बहुत पहले से पढ़े रहेंगे तो अगर आपके दिमाग में कोई वैसी प्रश्न की संभावना या उत्पत्ति होती है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू क्लास। थैंक यू सर।